बेटा आज हम अपना एनिमल फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आप सभी को पता है कि हमें कोई भी काम करना हो तो हमें ज़रूरत किस चीज़ की होती है? हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की। और ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये एनर्जी आती है फूड से। और फूड अगर हम किसी नॉर्मल इंसान से पूछें, कोई लेबर है या मजदूर है, उससे अगर हम ये पूछें कि भैया ये बताओ कि फूड क्या है, तो बोलेगा भाई साहब फूड हमारे लिए तो क्या है, दाल चावल सब्जी रोटी और साथ में थोड़ा बहुत घी मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। नहीं ठीक भाई, तो फूड देखो क्या क्या चीज़ें हैं। फूड है कार्बोहाइड्रेट, नंबर दो प्रोटीन, फिर चाहिए हमें फैट्स, और उसके बाद हमें कुछ विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, और साथ में हमको पानी भी चाहिए। हम अगर कुछ खाने जाते हैं तो हम सिंपल सी ये बात बोलते हैं ना कि चलो कुछ खा पी आते हैं। ये नहीं कहते हैं कि केवल चलो खा लेते हैं, कभी कभी ये भी कहते हैं, लेकिन खाना पीना दोनों कंप्लीट वर्ड होते हैं। तो अब ये जो हमने लिख रखे हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स, ये रियल में है क्या? ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स और फैट्स ये कहलाते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और ये हमने चैप्टर पे पढ़ रखा है, बायो मॉलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा हुआ है, जहाँ डिटेल में हमें इनके बारे में, इनके केमिकल कंपोजिशन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो अब इस फूड की ज़रूरत है क्यों? पहली बात तो एनर्जी के लिए ज़रूरत है। दूसरी बात, इनसे हमें मिलते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि काम आते हैं किसमें? ग्रोथ में और रिपेयर ऑफ टिश्यू में। कोई छोटा बच्चा है, उसको ग्रोथ के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है? उसको ग्रोथ के लिए ज़रूरी है अच्छा उसको न्यूट्रिशन मिले। कोई उसको चोट लग गई तो उसके लिए भी क्या है, फूड प्रॉपर मिलेगा, तभी उसका प्रॉपर रिपेयर ऑफ टिश्यू हो पाएगा। अब कहता है कि जो पानी है, जो वाटर है, ये मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। और दूसरी बात ये क्या करता है, डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी को डिहाइड्रेट होने से भी बचाता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो डाइजेशन है, डाइजेशन है क्या? कि हमने फूड रोटी दाल चावल सब्जी ये सब तो खा लिया, लेकिन ये सिंपली, ये सीधे सीधे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते हैं। तो इसके लिए इनको करना क्या पड़ता है, इनको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है कि ये एब्जॉर्ब हो सकें। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों, जिसको कहते हैं ग्लूकोज, उसमें तोड़ लेते हैं कि ग्लूकोज ईजिली एब्जॉर्ब हो सके। नंबर दो, जो प्रोटीन है, प्रोटीन को हम छोटे छोटे टुकड़े अमीनो एसिड में एब्जॉर्व कर लेते हैं, अमीनो एसिड में तोड़ लेते हैं, उसके बाद ही वो एब्जॉर्व हो पाते हैं। और जो फैट है, फैट टूट जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अगर ये नहीं टूटेगा तो ये एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने बात यहाँ पर इसलिए बोली, दिया तो ये बाद में है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन दिया है, लेकिन चैप्टर का नाम ही क्या है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन का मतलब है कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और एब्जॉर्प्शन का मतलब है जब टुकड़ों में हम तोड़ लेंगे तभी उनको हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अब नीचे आप देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में चीज़ें बताई जा रही हैं। तो ये बेटा देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलता है कि ये मेनली दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल जो है माउथ से लेकर एनस तक फैली हुई एक ट्यूब होती है। तो माउथ और एनस जो है ये ओपनिंग होते हैं। तो पहली हम बात करते हैं, जो पहली ट्यूब है हमारे पास जो है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनस तक रहती है। और ये इसके बाद जो माउथ है, माउथ से सेकंड पार्ट आता है बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। और हम यहीं पर ये बात कर लेते हैं कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो बेटा एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले तो बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी के बाद ये लीड करती है ओइसोफेगस, और ओइसोफेगस के बाद ये खुलती है जाकर स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर ये खुल जाती है। तो अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बक्कल कैविटी में पहली चीज़ तो होते हैं टीथ, और होती है एक मस्कुलर टंग, सभी को पता है। और बोलता है कि जो टूथ है, हर एक दांत जो है, हर एक दांत कहाँ रहता है, इम्बेडेड इन इस सॉकेट, जॉ बोन के सॉकेट में धंसा रहता है। और
इस तरह के अटैचमेंट को बोलते हैं थीकोडॉन्ट। ह्यूमन बींग्स में भी क्या चीज़ें हैं, ह्यूमन बींग्स में दो सेट होते हैं टीथ के, और इनको बोलते हैं, पहले वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं डेसिडियस टीथ, या उनको बोलते हैं मिल्की टीथ, और जो कि बाद में रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ से। तो इस तरह के डेंटिशन को हम बोलते हैं डाइफाइडोंट डेंटिशन। डाइफाइडोंट डेंटिशन का मतलब है कि लाइफ में टीथ का दो बार आना, दैट इज कॉल्ड डाइफाइडोंट कंडीशन या डेंटिशन। अब यहाँ पर ये इसका डायग्राम दे रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो अब यहीं से हम देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो बेटा क्या क्या चीज़ें हैं। पहली तो ये ओरल कैविटी आपको दिखाई दे रही, ओरल कैविटी ये जितना हिस्सा है ये ओरल कैविटी कहलाता है। अब इसी में जो पहला पॉइंट माउथ दे रखा है जो कि पहली ओपनिंग है। अब इसी में ही आपको दिखाई दे रही पैरोटिड ग्लैंड जो कि सैलिवरी ग्लैंड का एक पार्ट होता है। तीन तरह की सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड होती हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड होती हैं, और एक ग्लैंड और होती है जिसको बोलते हैं हम सब मैक्सिलरी ग्लैंड बोलते हैं। अब नेक्स्ट में आपको दिख रहा है कि ये जो बक्कल कैविटी है ये कहाँ लीड करती है, फेरिंग्स, जो कि कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। अब इधर आपको ये देखो दिख रही है सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड। फिर अगली ट्यूब है जिसको बोलते हैं ओइसोफेगस। तो ओइसोफेगस केवल ट्यूब है जिसमें कि कोई भी डाइजेशन नहीं होता। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको एक्सेसरी ग्लैंड के भी पार्ट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको दिख रहा है लीवर, फिर आपको दिखाई दे रहा है गाल ब्लैडर, सैलिवरी ग्लैंड भी इसी का पार्ट होता है, और आपको दिख रहा है ये पैनक्रियाज। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं जो कि किसके पार्ट हैं, जो कि होते हैं एसेसरी ग्लैंड या एसोसिएटेड ग्लैंड्स के पार्ट होते हैं। अब कुछ पार्ट हमारे रह गए हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के, स्टमक है। स्टमक के बाद ये दे रखे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट जो कि हैं ड्यूडेनम, जिजुनम, और उसके बाद होता है इलियम। ठीक, अब ये आपको दिख रहा है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कि ये अंदर पूरा हाईली क्वाइल्ड पार्ट में दिखाई दे रही है, ये फर्दर जुड़ जाएगी किससे, ये फर्दर जुड़ती जाके लार्ज इंटेस्टाइन से। तो जिसके पार्ट होते हैं सीकम, कोलन, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम, इसके तीन पार्ट होते हैं। तो जो कोलन है, कोलन भी तीन पार्ट में दिख रही है, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, और ये दिख रही है ट्रांसवर्स कोलन। ठीक, तो अब इस तरह से हमारा ये डायग्राम भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस डायग्राम में ये कहते हैं कि परमानेंट टीथ कितने होते हैं। परमानेंट टीथ होते हैं 32 परमानेंट टीथ होते हैं, जिसमें चार डिफरेंट तरह के दांत होते हैं। और इसी को हम बोलते हैं, इस डेंटिशन के टाइप को हम बोलते हैं हेट्रोडोंट डेंटिशन, जिसमें चार तरह के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो आपको बेटा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो इसका फॉर्मूला है 2123, जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग है जिसका फॉर्मूला है 2123/2123। ठीक, ये हाफ जॉ का दे रखा है, और इसी में जब आप 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से नहीं, मतलब ये 8 होते हैं, 2 1 3 2 5 3 8, 8 दांत है, और 2 से आप गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाता है 16 टीथ ऊपर और 16 टीथ नीचे। इस तरह से कितने हो गए, टोटल हो गए 32 टीथ। यहाँ पर एक पॉइंट नहीं दिया है एनसीईआरटी में जो हमें याद कर लेना है कि जो बच्चे होते हैं उनका डेंटिशन होता है 2102/2102, ये भी आप याद कर लें तो आपके काम में आएगा। अब बात आती है टंग की। जो टंग है, टंग को बोल रखा है कि ये कैसा होता है, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। फ्रेनुलम इसका जो पार्ट होता है, आप देखोगे धागे जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। जीभ को थोड़ा ऊपर की तरफ, ऊपर के जबड़े में आप छुआओ तो आपको दिखाई देगा कि नीचे की तरफ एक धागा जैसा जुड़ा होगा जिसको बोलते हैं फ्रेनुलम, और फ्रेनुलम का ही दूसरा नाम होता है जिसको बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगुआ। अब इस जीभ पर, जीभ आप देखते हो कि जीभ स्मूथ सी नहीं होती, कुछ खुरदरी सी होती है, जिस पर कुछ प्रोजेक्शंस उभरे रहते हैं जिनको बोलते हैं पैपिला, और इन्हीं पैपिले में होते हैं टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो टेस्ट बड्स हैं, टेस्ट बड्स में जो एंटीरियर होता है, जो टिप होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है
स्वीट के टेस्ट करने के लिए, स्वीट को टेस्ट करने के लिए, और जो बिल्कुल पीछे की तरफ पोर्शन होता है जो पोस्टीरियर होता है वो बिटर जो कड़वे खाना है उसको टेस्ट करने के लिए होता है। और लेटरल साइड जो होती हैं, लेटरल साइड्स होती हैं वो नमकीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो ओरल कैविटी है वो ओरल कैविटी, द ओरल कैविटी लीड्स इनटू शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इसको भी हम समझ लेते हैं। तो फेरिंग्स बेटा होता क्या है, फेरिंग्स होता है गला, और ये कॉमन पैसेज है किसके लिए, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। तो फेरिंग्स में दो पार्ट होते हैं, एक होता है नेसोफेरिंग्स और एक होता है ओरोफेरिंग्स। तो ये इस तरह से देखो, ये ऐसे करके आगे जो है ये पूरी ट्यूब में पहले जो है नेसोफेरिंग्स और पीछे की तरफ होता है ओरोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स से भोजन जाता है और जो नेसोफेरिंग्स है वहाँ से हवा का ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहीं पर ये बात कर रहे हैं कि एक कार्टिलेजनस फ्लैप जिसको कि बोलते हैं इपिग्लॉटिस, ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करता है कि फूड है जो फूड है वो नेजोफेनिक्स में ना जाए। तो ये देखो ऐसे करके एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम बोलते हैं कि कार्टिलेज से बना हुआ है। और जैसे ही फूड इस पर गिरेगा, फूड इस पर गिरता है तो ये क्या होता है, ये जो इपिग्लॉटिस है ये बंद हो जाता है, इपिग्लॉटिस बंद हो जाता है जिसकी वजह से फूड नहीं जाता। तो नेजोफेरिंग्स की जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसी में जो हमारे पास नेक्स्ट इसका एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है दैट इज कॉल्ड ओइसोफेगस, जो कि क्या होती है कि थिन लॉन्ग ट्यूब है विच एक्सटेंस पोस्टीरली पासिंग थ्रू द नेक, गले से होकर ही जा रही है, थोरेक्स एंड डायफ्राम एंड लीड्स टू ए जे शेप्ड बैग। ये जे शेप्ड बैग जो है ये क्या है, ये जो जे शेप्ड बैग, ये जो जे शेप्ड बैग है यही कहलाता है स्टमक। ठीक, अब आगे आते हैं हम। अब स्टमक की बात हो गई कि स्टमक से पहले एक क्या होता है, एक मस्कुलर स्फिंक्टर होता है, मस्कुलर स्फिंक्टर होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि क्या करता है कि ओइसोफेगस और स्टमक से जो ओइसोफेगस से स्टमक में जो फूड जा रहा है उसको रेगुलेट करता है। देखो होता क्या है कि ओइसोफेगस से स्टमक में खाना तो जा सकता है लेकिन स्टमक से वापस ओइसोफेगस में खाना नहीं जाता है। तो स्फिंक्टर एक तरह का वॉल्व होता है जो कि क्या करता है, प्रिवेंट करता है फूड की बैक फ्लो को ये रोकता है। अब स्टमक होता कहाँ है, स्टमक बेटा आप देखोगे तो आपके जो लोअर एब्डोमेन है, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब इसके देखो तीन पार्ट होते हैं, कार्डियक होता है, ओइसोफेगस, यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना है कि ओइसोफेगस किससे जुड़ा होता है, ओइसोफेगस जुड़ा होता है कार्डियक पार्ट से। दूसरा एक रीजन होता है फंडिक रीजन, और बॉडी जो कि मेन स्टमक का जो मेन पोर्शन है जो कि कहलाता है बॉडी। अब इसी में एक पोर्शन और रह रहा है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक पोर्शन। पाइलोरिक पोर्शन, तो पाइलोरिक पोर्शन जुड़ा किससे होता है, पाइलोरिक पोर्शन जुड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो शेप होता है वो शेप कैसा है, सी शेप होता है। अब बेटा यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखो कि जो पुरानी एनसीईआरटीज थी, जो पुरानी एनसीईआरटी थी उनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका उन्होंने शेप दे रखा था यू शेप, जिसको कि अब इन्होंने सही किया है। तो इसके तीन पार्ट हैं, पहला जो है सी शेप्ड ड्यूडेनम, सी शेप्ड ड्यूडेनम का मैं बोल रहा हूँ, ड्यूडेनम का जो शेप है वो सी शेप होता है। फिर ये लॉन्ग क्वाइड मिडिल पोर्शन जियोजेनम होता है और हाईली क्वाइड इलियम होता है। अब जो स्टमक जुड़ेगा जब ड्यूडेनम से तो एक होता है यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ भी वही बात है कि फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस स्टमक में ना जाए। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये देखो किससे जुड़ी होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन अब जुड़ी होती है किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ी होती है जाकर लार्ज इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम को बोला, सीकम क्या है, स्मॉल ब्लाइंड सैक है जिसमें क्या होते हैं कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको बोलते हैं वर्मी फॉर अपेंडिक्स, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है
वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब है कि पुराने जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनमें क्या होता था, उनमें सेलुलोज का डाइजेशन होता था, लेकिन अब सेलुलोज का डाइजेशन नहीं हो पाता है। अब हम पका हुआ फूड खाते हैं, तो इसलिए इस जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट जो सीकम है उसमें जो वेस्टिजियल ऑर्गन वर्मीफॉर अपेंडिक्स है, ये इसका काम खत्म हो गया। तो कभी कभी ये क्या होता है, इसमें फूड चला जाता है, फूड सड़ जाता है, तो जिसको हम ऑपरेशन करके बाहर निकलवाते हैं। बड़ा पेनफुल कंडीशन होती है। अब जो सीकम है, सीकम जाके किस में खुल रही है, सीकम जाके खुलती है कोलन में। कोलन के हम पार्ट पहले ही बता चुके हैं आपके, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, और एक होती है सिग्मॉइड कोलन। ठीक, तो जो डिसेंडिंग पार्ट है, जो डिसेंडिंग पार्ट है वो किससे जुड़ता है, डिसेंडिंग पार्ट जुड़ता है रेक्टम से। और आगे हम पढ़ेंगे कि इस रेक्टम में ही क्या होता है कि जो फीकल मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो यहाँ पर इकट्ठा होता है और जो बाद में निकाल दिया जाता है किससे, एनएस से निकाल दिया जाता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो वॉल है, पहले हम ये डायग्राम को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये जो डायग्राम में ये स्टमक का डायग्राम दे रखा है, ये ओइसोफेगस यहाँ पर आ रही है। ठीक, ओइसोफेगस में आपको दिख रहा है कि ओइसोफेगस बेटा देखो जुड़ कहाँ रही है, ओइसोफेगस जुड़ रही है कहाँ पर, कार्डक पार्ट से। ठीक, ये ऊपर की तरफ दे रखा है फंडस पार्ट, फिर ये बॉडी, ये पूरा जो स्टमक है इसको ही बॉडी कहते हैं, और ये पाइलोरिक पार्ट है। और ये बोल रहा है यहाँ पर दिखा रहा है, ये देखो ये जो दिखा रहा है सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम का जो एंटीरियर है सुपीरियर पोर्शन है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। और ओइसोफेगस में कौन सा होता है, ओइसोफेगस पर होता है यहाँ पर गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर हमें बहुत याद रखनी है, गैस्ट्रोफोजियल स्फिंक्टर किसमें, ओइसोफेगस स्टमक से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो कहाँ पर है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जोड़ है। ठीक, अब हमें पढ़ना है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर्स हैं उनके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो 4 लेयर्स हैं, 4 लेयर्स में कौन कौन सी, सिरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ठीक, सिरोसा को क्या बोल रहा है कि सिरोसा क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। ये बनी होती है किसकी, थिन मीजोथीलियम की बनी होती, एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स, एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स। और कुछ होते हैं इसमें क्या, कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। फिर नेक्स्ट लेयर कौन सी है, मस्कुलेरिस, मस्कुलेरिस बनी होती है किसकी, मस्कुलेरिस बनी होती है स्मूथ मसल्स की। और ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होती, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूशनल लेयर। इनर कैसी है सर्कुलर, और आउटर कैसी है, आउटर होती है लॉन्गिट्यूशनल। तो इसको बेटा एक हम छोटी सी ट्रिक से याद कर लेते हैं, एल ओ सी आई, लोकी। ठीक, एल ओ सी आई, एल से हो गया लॉन्गिट्यूशनल, ओ से हो गया आउटर, सी से हो गया सर्कुलर, और आई से हो गया इनर। ठीक, अब ये बोलता है कि इसमें एक ऑब्लिक मसल लेयर भी होता है, तिरछा मसल लेयर होता है, जो कि कुछ रीजन्स में प्रेजेंट होता है। तो बेटा स्टमक की जो वॉल होती है बहुत मोटी है, तो मेनली ये पाया जाता है स्टमक में। अब बात कर रहा है कि जो सब म्यूकोसल लेयर है, सब म्यूकोसल लेयर किसकी बनी है, सब म्यूकोसल लेयर कुछ लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, जिसमें नर्व्स होते हैं, ब्लड होते हैं, लिम्फ होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं। ड्यूडेनम में कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं, ड्यूडेनम में कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं। और ड्यूडेनम में कह रहा हूँ कि सब म्यूकोसा, ड्यूडेनम सब म्यूकोसा की जो ड्यूडेनम है वहाँ पर कुछ ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। अब बात आ रही है कि जो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, और यही ल्यूमेन के पहले पाया जाता है। देखो ल्यूमेन क्या होता है कि कोई भी ट्यूब है, ट्यूब के बीच में जो खाली स्पेस होगा दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन। ठीक, और ये लेयर क्या करती है, इरेगुलर फोल्ड बनाती है, रूगी बनाती है स्टमक में, और कुछ फिंगर लाइक फोल्डिंग बनाती है विलाई, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। तो फिर कहता है कि जो सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाई गिविंग ए ब्रश बॉर्डर अपीरियंस। तो बेटा ये ब्रश बॉर्डर अपीरियंस क्या चीज़ है, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। ब्रश बॉर्डर अपीरियंस का मतलब है, देखो कोई टूथ ब्रश है या कपड़ा धुलने का ब्रश है, आप देखते हो ब्रिसल्स हैं। अब रियल में उन ब्रिसल्स का कभी सरफेस एरिया हम निकालें तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सरफेस एरिया क्यों इतना बढ़ाया जाता है कि जिससे क्या हो सके कि उनको
बहुत एरिया मिल सके एब्जॉर्प्शन के लिए। फिर ये बोलते हैं विलाई कैसे हैं, विलाई सप्लाइड होते हैं विदे, इन्हीं को विलाई बोलते हैं। जो प्रोजेक्शन है ना, इन्हीं को हम, ये जो प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं यही कहलाते हैं विलाई। और नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, एक लार्ज लिम्फ वेसल भी आती है इसमें, जिसको बोलते हैं लैक्टियल। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स, बेटा अब देखो गॉबलेट सेल्स का क्या मतलब है कि जो गॉबलेट सेल्स है, गॉबलेट सेल से म्यूकस सेक्रीट होता है। म्यूकस जो कि क्या करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। और म्यूकोसा दे रखा है कि ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन द स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड क्रिप्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन। तो बेटा देखो क्रिप्स क्या है, क्रिप्स ये देखो दे रखे हैं। क्रिप्स इस विलाई की, ये जो विलाई है, ये जो विलाई है ना, इन विलाई के बीच में जो खांचे दिखाई दे रही हैं, जो खांचे दिखाई दे रही हैं, यही कहलाती हैं क्रिप्स। और उनका पूरा नाम होता है क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुहेन। ऑल द फोर लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो अब हम इस डायग्राम को भी जरा देख लेते हैं। ये देखो डायग्राम है, डायग्राम में आपको सबसे बाहर दिखाई दे रही क्या, सीरोसा। फिर उसके बाद दिख रही मस्कुलेरिस, मस्कुलेरिस के दो पार्ट दिख रहे हैं, इनर और आउटर। और जिसको मैंने याद रखने के लिए तरीका बताया, LOCI। ठीक, लोसी, लोकी था ना एवेंजर्स में, लोकी, और उसकी तो वेब सीरीज भी आ गई, तो स्पेलिंग ये याद कर लो, LOCI। फिर कौन सी दे रखी है, फिर दे रखी है सब म्यूकोसा, और फिर दे रखा म्यूकोसा। और ल्यूमेन बेटा ये है, ये जो इसके अंदर का जो पार्ट है ना, ये दिखा रहा है कि ये क्या है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन। ठीक, तो इस तरह से ये डायग्राम भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के डायग्राम को, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि इसमें ये जो आपको दिख रही है, ये जो आपको इस तरह से दिख रही है, ये चारों तरफ, ये जो चारों तरफ ऐसे करके जा रही है, यही कहलाती है विलाई। और विलाई को लिम्फ प्रोवाइड करने के लिए आ रही है लैक्टियल। फिर इसी में जो कैपिलरीज का नेटवर्क है, कि आर्टरी आपको दिखाई दे रही है, रेड कलर से शो कर रखी हैं। और दूसरी दे रखी हैं आपको वीन्स, जो कि ब्लू कलर से शो कर रखी हैं। और क्रिप्स आपको दिख रहे हैं कि इनके बीच में ये जो खांचे हैं, इनके बीच में ये जो खांचे हैं, ये कहलाती हैं क्रिप्स। ठीक, जिन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्स ऑफ ल्यूबरक्यूहन। ठीक, अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। बात आती है किसकी, अब बात आ रही बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएट विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैंक्रियाज। गाल ब्लैडर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड कह नहीं रहे, लेकिन ये भी पार्ट हमने माना है कि इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड का ही पार्ट मान रखा है। अब पहली बात ये बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स की। तो सैलिवरी ग्लैंड है तो क्या करेगा, सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा को सिक्रीट करेगा या प्रोड्यूस करेगा। और ये कितनी होती हैं, ये होती हैं 3 पेयर। पैरोटिड होती हैं बिलो चिगाल के नीचे होती हैं। फिर होती हैं सब मैक्सिलरी, या इन्हीं को हम बोलते हैं सब मैंडिबुलर, जो कि कहाँ पर होती हैं, जो कि होती हैं लोअर जॉ में। और उसके बाद होती हैं सब लिंगुअल ग्लैंड, जो कि होती हैं जीभ के नीचे, टंग के नीचे। और ये तीनों ही कहाँ पर होती हैं, ये बक्कल कैविटी जो है, बक्कल कैविटी के आउटर साइड में आपको दिख रही है, कहाँ पर है, गाल के नीचे है, लोअर जॉ में है। और तीसरी कहाँ दे रखी, बिलो द टंग। अब इनका काम क्या है, इनका काम है सिक्रीट करना सैलिवरी जूस को, किसमें, बक्कल कैविटी में सैलिवरी जूस को सिक्रीट करना। साथ में ये इलेक्ट्रोलाइट्स और एंजाइम्स को भी सिक्रीट करते हैं। अब बात आ रही है यहाँ पर किसकी, अब बात आ रही है यहाँ पर लीवर की। लीवर पहली बात तो क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, और वेट होता है 1.2 टू 1.5 kg। ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। और ये कहाँ पर होता है, ये होता है एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में, जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है। और इसमें होते हैं 2 लोब्स। जो लिवर होता है वो डार्किश ब्राउन होता है या चॉकलेटी कलर का है। अब यहाँ पर एक चीज़ तुम समझ लो कि कभी हम चिकन मटन वगैरह लेते हैं, तो पापा के साथ गए होगे या तुम खुद भी लेने गए होगे, तो बोलते हैं ज़रा कलेजी दे देना, कलेजी। तो बेटा कलेजी उसका हार्ट नहीं होता है, कलेजी क्या होता है, कलेजी उसका लिवर होता है। और उसी लिवर को ही हम हिंदी में जिगर भी कहते हैं। तो आपने मूवीज़ में देखा होगा ना, मूवीज़ वाले इतने बेचारे कम पढ़े लिखे हैं कि उन्होंने मूवी बना रखी है, जिगर तो सीधे सीधे मूवी बना दी, जिगर का टुकड़ा। और हीरो भी बोलता है तुम्हारे जिगर में दम हो तो आ जाओ। तो अब कभी तुम बोलना तो जिगर को राइट साइड में, अपने पेट के जो पेट है, तुम्हारा पेट होता है स्टमक लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हाथ रखना और बोलना कि हाँ तुम्हारे जिगर में दम हो तो आ जाओ। ठीक, तो अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो लीवर है, लीवर किससे बना होता है, ये हिपैटिक लोब्यूल से बना होता है। ये स्ट्रक्चरल और
फंक्शनल यूनिट है लीवर की, जिनमें हिपैटिक सेल्स होती हैं, और ये फॉर्म किसके रहती हैं, ये कॉर्ड्स के फॉर्म में रहती हैं, मतलब ये धागे धागे जैसे रहती हैं। कभी तुमने नॉनवेज अगर खाया, जो नहीं खाते हैं तो उनको मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ, तो उसको तुम देखोगे धागे जैसा रहता है। अगर तुम इसकी खाओगे चिकन की, जो कलेजी है या जिसको लीवर है, तो तुम देखोगे उसको जब तोड़ोगे तो धागे धागे से दिखाई देगा। तो इसी को बोलते हैं हिपैटिक कॉर्ड्स। और हर लोब्यूल कवर्ड होता है किससे, एक थिन कनेक्टिव टिश्यू सीथ से, जिसको बोलते हैं हम ग्लिसन कैप्सूल। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बाइल, अब इससे सिक्रीट क्या होता है, बाइल सिक्रीट होता है हिपैटिक सेल से। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो हमारा ये हिपैटिक सेल से सिक्रीट की हुआ बाइल है, क्या ये सीधे चला जाता है, तो नहीं, ये सीधे नहीं जाता है। एक और भी हमारे पास ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं गाल ब्लैडर। भाई एक चीज़ ये तुम मान लो, तुम जानते भी हो कि सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है लीवर। तो लीवर ने भगवान से कहा कि भगवान देखो, हम सब काम कर देंगे, बड़े बड़े काम आपने हमको दे रखे, लेकिन हमको एक नौकर भी चाहिए। तो बोले ठीक है नौकर ले लो। तो नौकर कौन हो गया, नौकर हो गया यहाँ पर गाल ब्लैडर। तो गाल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है, उस डक्ट का नाम होता है सिस्टिक डक्ट। ठीक, अब आगे आ जाओ। अब लीवर से कौन सी डक्ट आती है, लीवर से आती है हिपैटिक डक्ट। ठीक, और ये दोनों मिलकर बनाती क्या है, वो दोनों मिलकर बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। तो जो बाइल डक्ट है और पेनक्रियाटिक डक्ट, ये भी क्या होता है, अभी मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूँ कि जो बाइल डक्ट है और पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये भी साथ में जुड़ जाती हैं, और जुड़कर कहाँ खुलती हैं, जुड़कर खुलती हैं ड्यूडेनम में। तो इसको बोलते हैं कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इनकी जो जो डक्ट है ये किससे गार्ड की जाती है, गार्ड बाय ये स्फिंक्टर कॉल्ड द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज के बारे में यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम को एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो पैंक्रियाज है वो एक कंपाउंड ग्लैंड है। एक्सोक्राइन भी होती है, एंडोक्राइन भी होती है। एक्सोक्राइन का मतलब है कि हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। हार्मोन्स कौन कौन से, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। एक्सोक्राइन को मैंने बोल दिया, ये एक्चुअली एंडोक्राइन, एंडोक्राइन जो है वो हार्मोन को, ये हटा दे रहे हैं, हार्मोन को सिक्रीट करता है। और एक्सोक्राइन क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, जो कि हम मैकेनिज्म में अभी पढ़ेंगे। अब ये बोलता है कि जो कॉमन हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट है, जो कि स्फिंक्टर ऑफ ओडाइस गार्ड हो रही थी, ये कहाँ जुड़ जाती है, जाके सी शेप्ड ड्यूडेनम में जुड़ जाती है। अब हम बेटा ये डायग्राम को देख लेते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सा डायग्राम है। तो आप सबसे पहले देखो क्या चीज़ है, गाल ब्लैडर दिख रहा है। ठीक, तो गाल ब्लैडर की जो डक्ट है, डक्ट कौन सी होती है, गाल ब्लैडर की डक्ट है सिस्टिक डक्ट। और लीवर की डक्ट कौन सी है, लीवर की डक्ट होती है हिपैटिक डक्ट। तो ये यहाँ पर नाम नहीं दिया है, लेकिन ये दे रखे हैं डक्ट फ्रॉम लीवर। अब ये दोनों डक्ट मिल गई, ये भी मिल गई, और लीवर के दो लोब से ना, तो दोनों लोब से डक्ट आ रही हैं, जिनको बोलते हैं, दोनों डक्ट ही हैं, तो हिपैटिक डक्ट है, तो कॉमन हिपैटिक डक्ट हो गई। बाइल डक्ट और ये दोनों मिलकर, ये दोनों जो हैं डक्ट लीवर वाली, इनको कॉमन हिपैटिक डक्ट बोल दिया। और जो गाल ब्लैडर और हिपैटिक डक्ट है, ये मिलकर बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट, क्योंकि इनको बाइल ही तो ले जाना है। अब पैंक्रियाज से भी डक्ट आ रही है, तो पैंक्रियाज और इन दोनों की जो डक्ट है, ये मिलकर बना देती है हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट, जो कि गार्ड होती है किससे, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से। अब हमारा चैप्टर का मेन पार्ट आ गया, डाइजेशन ऑफ फूड। हम इतनी देर से यही सब तो कोशिश कर रहे थे। तो हम हमेशा एनिमल फिजियोलॉजी जब पढ़ते हैं तो दो पार्ट में पढ़ते हैं, पहले तो उसकी एनाटॉमी पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद उसकी मैकेनिज्म या फिजियोलॉजी को हम स्टडी करते हैं। ठीक, तो अब डाइजेशन ऑफ फूड की बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो डाइजेशन का प्रोसेस है, वो देखो किस तरह से होगा। ये दोनों तरह से होता है, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल का मतलब है कि उसकी मथनी होगी, फूड को तोड़ा जाएगा, और केमिकल का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो अब पहला हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में दो मेजर फंक्शन होते हैं, जिसको बोलते हैं मैस्टिकेशन ऑफ फूड, और दूसरा होता है फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग। मैस्टिकेशन ऑफ फूड का मतलब क्या है कि जो दांत हैं उस फूड को चबाएंगे, और जो सलाइवा है वो क्या करेगी, सलाइवा उसकी मिक्सिंग करेगी। और फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग, कि अब फूड को क्या किया जाएगा, फूड को फर्दर आगे भेजा जाएगा। तो ये यहाँ पर लिखा है कि टीथ और टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थॉरोली। तो सलाइवा में
म्यूकस होता है कि जो कि लिब्रिकेशन का काम करता है। और जो मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनको यहाँ पर हम बोलते हैं बोलस। अब बोलस कहाँ जाता है, बोलस फेरिंक्स में चला जाता है, मतलब गले में चला जाता है। और फिर उसके बाद ओइसोफेगस से होता हुआ बाय स्वेलोइंग, इस टर्म को याद रखें, स्वेलोइंग को ही बोलते हैं डीग्लूटिनेशन, मतलब खाने को अंदर ग्रहण कर लेना। अब बोलस कहाँ जाएगा, बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द ओइसोफेगस बाई सक्सेसिव वेव्स या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टेल्सिस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। अब गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर क्या करेगा, पैसेज ऑफ फूड को ये रेगुलेट करता है या कन्वे करता है, कहाँ पर, स्टमक में ले जाता है। अब यहीं पर कुछ चीज़ें समझ लो कि सलाइवा ने क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं। सलाइवा ने ओरल कैविटी में कुछ इलेक्ट्रोलाइट जो कि सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट को भी सिक्रीट कर रखा है। और एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं इसमें, लाइसोजाइम्स, लाइसोजाइम्स होते हैं। और साथ में क्या होता है इसमें, सलाइवरी एमाइलेज भी होता है। तो अभी आप आपको आगे देखोगे कि जो लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक एक्टिविटी को क्रिएट करता है। और जो सलाइवरी एमाइलेज है वो क्या कर देता है, वो 30% स्टार्च का डाइजेशन यहीं पर ही कर देता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए अभी मैंने आपको भी बोला ना कि जो स्टार्च का डाइजेशन है कितना परसेंट, 30% डाइजेशन यहीं पर हो जाता है। और इसका जो पीएच है, पीएच होता है 6.8। और डाइसैकेराइड कौन सी बन जाती है, डाइसैकेराइड बन जाती है माल्टोज। अब जो लाइसोजाइम है वो क्या करता है, वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह यहाँ पर काम करता है। तो इन्होंने इसको एक केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिख दिया है कि जो स्टार्च है, स्टार्च एक डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम होता है माल्टोज। यहाँ पर ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम कौन सा है, सलाइवरी एमाइलेज। और पीएच कितना होता है, पीएच यहाँ पर होता है कुछ स्लाइटली एसिडिक पीएच होता है जिसको 6.8 कह रहे हैं। अब म्यूकस की बात कर रहे हैं स्टमक में, स्टमक की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो क्या क्या चीज़ें सिक्रीट कर रही हैं। सबसे पहले तो आ जाती है म्यूकस नेक्स्ट सेल जो कि सिक्रीट करता है म्यूकस को। अभी मैं बताता हूँ कि म्यूकस को क्यों सिक्रीट करता है और क्यों जरूरी है। तो म्यूकस नेक्स्ट सेल सिक्रीट बेटा किस चीज़ को कर रहा है, म्यूकस को सिक्रीट कर रहा है। फिर दूसरी होती हैं पेप्टिक और चीफ सेल, पेप्टिक और चीफ सेल जो कि सिक्रीट कर रहे हैं कौन सा एंजाइम, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन होता है इनएक्टिव एंजाइम जो कि एचसीएल की एक्टिविटी से एक्टिवेट होकर बनाता है पेप्सिन। अब तीसरी कौन सी सेल्स है, पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल जो कि सिक्रीट करती हैं एचसीएल की। और साथ में एक इंट्रिंसिक फैक्टर, ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी 3-4 साल पहले, इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट करती हैं जो कि ज़रूरी होता है किसके लिए, जो कि ज़रूरी होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो देखो ये यहाँ पर क्यों ज़रूरी है B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि B12 ज़रूरी होता है ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए। अगर B12 एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, B12 एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, तुम कितना भी B12 खाते रहो, जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इससे क्या हो जाएगा, इससे यहाँ पर एक डिजीज़ हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड परनीशियस एनीमिया। अब स्टमक में फूड रहता है 4 से 5 घंटे में। और फिर इसके बाद ये इसको यहाँ पर मत्ता रहता है, गैस्ट्रिक जूस अपना काम करते हैं। और इसमें बेटा जो मूवमेंट्स होते हैं, जो मूवमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं यहाँ पर चर्निंग मूवमेंट। ध्यान रखना है पेरिस्टेल्सिस, पेरिस्टेल्सिस कहाँ पर था, पेरिस्टेल्सिस था ओइसोफेगस में। जब यहाँ पर सब मिक्सिंग हो जाती है फूड की, इसको बोलते हैं हम काइम। और पेप्सिनोजन, ये देखो लिख रखा है पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। अब इतनी बात तो आप सब समझ ही गए कि यहाँ पर अब समझना क्या है कि इस सबका मेन काम क्या है कि जो प्रोटीन्स को तोड़ते किसमें है, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में, जिसको पेप्टाइड्स बोल रहे हैं। तो अभी ये पूरा टूटा नहीं क्योंकि हमें बनाना क्या है, प्रोटीन से हमें बनाना अमीनो एसिड। तो ये प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में तोड़ देते हैं जो कि क्या होते हैं, पार्शियली हाइड्रोलाइज। और यहाँ पर जो म्यूकस है बाइकार्बोनेट है जो कि गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लिब्रिकेशन और प्रोटेक्शन में म्यूकोसल एपिथेलियम की। क्यों, यहाँ पर देखो एक वर्ड दिख रखा है यहाँ पे एक्सकोरेशन। एक्सकोरेशन का मतलब है कि उसको क्या कर देगा, लेयर की छीछा लेदर कर देगा एचसीएल। अगर म्यूकस यहाँ पर नहीं होगा तो कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसका पीएच होता है 1.8। ये देखो पीएच दे रखा है 1.8।
और ये पेप्सिन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। रेनिन, अब यहाँ रेनिन की बात कर ले रहे हैं। देखो जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें एंजाइम्स इतने भी डेवलप नहीं हुए होते हैं, तो उनको क्या करता है कि जो रेनिन है दूध को दही में जमा देता है, तो उसको बोल देते हैं कर्डलिंग ऑफ लीफ, कर्डिंग ऑफ मिल्क। तो ये क्या करता है, जो उसकी केसीन प्रोटीन है उसको जमा देता है दही में, तो इस वजह से क्या होता है कि जो दूध का डाइजेशन हो जाता है। ठीक। अब यहाँ पर बात हो रही है कि बहुत तरह के मूवमेंट होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये मूवमेंट क्या करते हैं, दीज मूवमेंट्स हेल्प इन ए थॉरो मिक्सिंग अप ऑफ द फूड विद वेरियस सिक्रीशंस इन द इंटेस्टाइन। अब बेटा इसको समझ लो कि इंटेस्टाइन में ही मैक्सिमम डाइजेशन होना है, क्योंकि स्टमक से भी फूड कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब पैंक्रियास और जो बाइल जूस है जो कि लीवर से सिक्रीट हुए थे, वो भी क्या करते हैं, वो भी अपनी एक्टिविटी कहाँ पर शो करते हैं, एक्टिविटी अपनी दिखाते हैं कहाँ पर, इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पैंक्रियाटिक जूस भी आएंगे और फिर उसके बाद बाइल भी यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब ये कैसे आते हैं, ये हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट से आते हैं। तो पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं ये तुम्हें खूब ध्यान रखना है। इनएक्टिव एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन, दूसरा है होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, तीसरा होता है प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेजेस होते हैं, लाइपेजेस होते हैं और न्यूक्लियसेस होते हैं। ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, अब यहाँ पर एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो कि जो पहला एक्टिव होने वाला एंजाइम है इस पेंक्रियाज वाला, वो एक्टिव होता है इंटेरोकाइनेज, जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रीट होता है, जो कि इसको कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में। अब जब ये ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करता है, जो पेंक्रियास के जो दूसरे एंजाइम हैं, अदर एंजाइम्स इन द पेंक्रियाटिक जूस, इनको भी एक्टिवेट कर देता है। तो काइमोट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा काइमोट्रिप्सिन में, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज कन्वर्ट हो जाएगा प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज में। ठीक, तो ये कन्वर्ट हो गए। बाइल जो है, बाइल क्या क्या सिक्रीट करता है, बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स को, कोलेस्ट्रॉल को और कुछ फॉस्फोलिपिड को भी सिक्रीट करता है, लेकिन कोई भी एंजाइम सिक्रीट नहीं करता। बाइल क्या हेल्प करता है, बाइल हेल्प करता है इमल्सन ऑफ फैट्स में। इमल्सन बेटा क्या होता है कि कभी तुम देखो कि तेल में अगर पानी गिर जाए, तेल में पानी गिर जाए और उसको तुम फेंट दो, तो वही चीज़ कहलाती इमल्सन। तो इमल्सन क्या करता है कि इनको बहुत छोटे से माइसेल्स में तोड़ देता है। और बाइल भी एक्टिवेट करता है, बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेसेस, बाइल एक्टिवेट करता है लाइपेसेस को। तो अब तुम एक चीज़ ध्यान करो कि स्टमक में भी लाइपेस पाए जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर कोई फैट का डाइजेशन नहीं हो रहा था। तो क्योंकि लाइपेस को एक्टिव करने के लिए ज़रूरी कौन होता है, लाइपेस को एक्टिव करने के लिए ज़रूरी होता है बाइल। तो अब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एपिथेलियम में होती क्या है, गॉबलेट सेल होती हैं जो कि सिक्रीट करती है म्यूकस को। इनका भी काम क्या है, जो स्टमक का HCl है वो जाएगा कहाँ भैया, आएगा तो आगे ही। तो जो सिक्रीशन है ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकस along with the secretion of the goblet cell constitute the intestinal juice और सक्कस इंटेरिकस, पूरा जो इंटेस्टाइनल जूस है उसको बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस। अब बात आगे बढ़ाते हैं। दिस जूस कंटेन्स ए वैरायटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसैकेराइड, माल्टेज, डाइपेप्टिडेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस और म्यूकस तो होगा ही होगा, जो कि क्या करेगा, प्रोटेक्शन करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एन एल्केलाइन मीडियम pH 7.8। अब बेटा pH सबके यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि 1.8 pH किसका था, सलाइवा का था। 6.8 किसका था, 6.8 ध्यान करो किसका था, 6.8 यहाँ पर नहीं, 1.8 था स्टमक का, 6.8 था सलाइवा का और 7.8 यहाँ पर हो रहा है किसका, इंटेस्टाइन का। तो एक सिंपल ट्रिक से इसको याद कर लो कि सबके एंड में 0.8 है, सबके एंड में क्या है, सबके एंड में 0.8 है, तो कुछ ना कुछ हेल्प तो हो ही जाएगी। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक भाई, अब लगभग चैप्टर का अंत आ ही गया है। प्रोटीन्स, प्रोटियोजोस एंड पेप्टोन्स जो कि क्या हो चुके थे, पार्शली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स हैं, जो कि कहाँ बन गए थे, जो कि बन गए थे स्टमक में। तो अब ये प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस हैं, ये डाईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे किससे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज से। तो ये बन जाएगा क्या, डाईपेप्टिडेज। अब आगे बढ़ते हैं कि अब यहाँ पर जो पॉलीसेक्राइड है, स्टार्च, एमाइलेज से ये तो हो ही चुका था,
ये डाइसैकेराइड में कन्वर्ट था। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो फैट्स हैं, फैट्स क्या होंगे? फैट्स यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएंगे डाइग्लिसराइड में लाइपेज की हेल्प से, और डाइग्लिसराइड से ये बन जाएंगे मोनोग्लिसराइड। लेकिन बेटा अभी भी डाइजेशन ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमें बनाने क्या है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाने। न्यूक्लिक एसिड जो कि यहाँ पर न्यूक्लियसेज हैं, ये क्या कर देंगे? न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में इनको तोड़ देंगे। ठीक, अब आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ पर ये जो एंजाइम्स हैं सक्कस इंटेरिकस में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं एंजाइम्स, और डाइपेप्टाइड देखो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? डाइपेप्टाइड्स कन्वर्ट हो रहे हैं अमीनो एसिड्स में। और एंजाइम कौन सा? डाइपेप्टिडेजेस। और माल्टोज, माल्टेज से कन्वर्ट हो जाएगी किस में? ग्लूकोज और ग्लूकोज में। लैक्टोज कन्वर्ट हो जाएगी लैक्टेज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। सुक्रोज यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और उसके बाद जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो देखो अब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइडेजेस से बना देते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। और न्यूक्लियोसाइड्स को किस में तोड़ देती हैं? आखिरी प्रोडक्ट बिल्कुल शुगर और बेसिस में तोड़ देती हैं। तो अब ये सब कुछ टूट गया है तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड, कुछ ऐसी डाइग्लिसराइड होती है जो कि उस समय वहाँ पर मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट नहीं हो जाती, तो ये लाइपेज की हेल्प से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को यहाँ पर बना देती है। तो अब इस तरह से आपने देख लिया कि ये सभी का पूरा डाइजेशन कहाँ कंप्लीट हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में हो जाता है। और जेजुनम इलियम भी जो है, ड्यूडेनम इलियम भी हैं, ये भी क्या करती हैं? ये भी कुछ ना कुछ अपना योगदान देती हैं, लेकिन सबसे मेजर जो योगदान है वो किसका है? वो है ड्यूडेनम का। ठीक, तो अब हम चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन में उसमें कहता है कि नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि कोई एंजाइम एंजाइम है ही नहीं। यहाँ पे क्या चीज़ें हो जाती हैं? कुछ एब्जॉर्प्शन हो जाता है पानी का, मिनरल्स का, कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विद विच हेल्प्स इन हैंडलिंग द वेस्ट। म्यूकस चाहिए यहाँ पर कि जो आपका फीसेस हैं उनको भी क्या हो? लुब्रिकेशन हो, तभी ईजी पैसेज से वो बाहर निकल सकें। ठीक, तो यहाँ पे कुछ ऐसा खास पढ़ने लायक नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ी सी ये रह रही हैं कैलोरीफिक वैल्यूज़। तो बेटा कैलोरीफिक वैल्यू, पहली बात तो ये बोलता है कि 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहलाती है 1 जूल। और 1 किलोग्राम पानी को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए चाहिए एनर्जी कितनी? 1 किलो जूल। तो यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू देख लो, कैलोरीफिक वैल्यू कितनी? 4.1, 5.65 है किसके लिए? प्रोटीन के लिए। और फैट के लिए होती है 9.45। और इसी तरह से दे रखी फिजियोलॉजिक वैल्यू जो कि 4 है, फिर 4 है प्रोटीन के लिए भी, और 9 किलो कैलोरी है यहाँ पर जो आपका फैट है। अब एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में कोई ऐसी बहुत खास चीज़ हमें नहीं पढ़नी है। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, इसी को ही हम देख लेते हैं। तो बेटा इसमें बस ये ध्यान रखो कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक में भी कुछ थोड़ा बहुत पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बस इसमें आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो केवल ये पूछेगा कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? माउथ में कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, बोलते हैं ना सबलिंगुअल ड्रग्स हैं, कुछ ऐसी मीठी गोलियाँ आती हैं, बोलते हैं जीभ पर रख लो, तो उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब इसी तरह से जो लार्ज इंटेस्टाइन में वहाँ पर क्या है? कुछ पानी का एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कुछ ड्रग्स का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक, अब डिसऑर्डर्स की बात कर ले रहे हैं। डिसऑर्डर्स क्या हैं? जॉन्डिस, आपको पता ही है, पीलिया हो जाता है। इसमें क्या होता है? लीवर की फंक्शनिंग बंद हो जाती है, तो लीवर फर्स्ट बाईपास मैकेनिज्म होता है, तो जब वो गड़बड़ हो जाता है तो उसको बोलते हैं जॉन्डिस। वोमिटिंग, आपको पता ही है कि क्या हुआ कि खाना खाया कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो उससे क्या होता है? वोमिटिंग हो जाती है। डायरिया, डायरिया में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो बाउल मूवमेंट है और इंक्रीज लिक्विडिटी है फीकल की डिस्चार्ज बहुत तेज़ी से होने लगता है, इस चीज़ को हम कंडीशन को बोलते हैं डायरिया। कॉन्स्टिपेशन ये होता है कि जब बड़ी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना खिसकने की दर कम हो जाती है तो उस चीज़ को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। ठीक, अब इस तरह से आ गया इनडाइजेशन, खाना पच ही नहीं रहा है। तो कोई इसकी ऐसी डिजीज़ नहीं है कि जो बहुत पूछी जाए नीट में। केवल एक जॉन्डिस ऐसी डिजीज़ है जो कि पहले पूछी गई और पूछी जाती, बाकी इनको पूछने का कोई बहुत बड़ा तुक भी नहीं बनता है। अब एक मिनट बेटा, बस हमारा लास्ट आर्टिकल आ गया है। लास्ट आर्टिकल ये है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पैम। और यहाँ पर हमें 2 डिजीज़ पढ़नी, मेरेस्मस और
क्वाशरकोर। तो बस इसको बहुत सिंपली पढ़ लेते हैं। मेरेस्मस, मेरेस्मस ऐसे बिल्कुल सड़ियल डिजीज़ है, मरा हुआ है। तो ये क्या होता है, 1 साल से जो बच्चे 1 साल से छोटे हैं उनमें डिजीज़ होती है मेरेस्मस। और जो क्वाशरकोर होता है ये 1 साल से बड़े बच्चे होते हैं जिनमें ये डिजीज़ पाई जाती है। तो मेरेस्मस में क्या होता है, कुछ भी नहीं है ना, तो इसमें देखो थिन लिम्फ से दोनों में ही होंगे। और क्वाशरकोर में क्या होता है कि कुछ एनर्जी होती है, कुछ बचा रहता है न्यूट्रिशन, तो इस वजह से क्या रहता है कि इसमें कह देते हैं कि कुछ न्यूट्रिशन है और दोनों ही मिल्क की वजह से ही न्यूट्रिशन होते हैं। तो इस तरह से इसमें भी कोई बहुत चीज़ें नहीं पूछी जाती, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन है, ये दोनों बस इतना ही पूछ लिया जाता है। और जो गरीब कंट्रीज़ हैं या गरीब लोग हैं उनमें ही इस तरह की ज़्यादातर डिजीज़ पाई जाती है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। जितनी मैंने चीज़ें आपको बता दी नीट में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आना है। और आपको पता ही है कि नीट में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेटा इस तरह से चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है।